बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 16 जुलाई 2025 को आज इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 16 जुलाई 2025 को लिया गया था, उसका एक और पेपर वायरल हो रहा है और ये तीसरा पेपर है बिहार पुलिस का 16 जुलाई का जो वायरल हो रहा है। ऑलरेडी मैंने 2 पेपर आपको कंप्लीट करा दिए थे, कवर करा दिए थे। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिनका पेपर है वो लोग ज़रूर ही देख लेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न आपके भी एग्ज़ाम में फॉलो किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि कार्डमम यानी कि हिंदी में इलायची बोला जाता है, ठीक है ना। तो कार्डमम पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए, कार्डमम पहाड़ी जो है इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है और एक और नाम से जाना जाता है, इसको एलमाला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो कार्डमम, इलायची या एलमाला, तीनों ध्यान रखिएगा। ये पहाड़ी किस राज्य में है? तो देखिए, ऑप्शन ए में केरल दिया गया है, ऑप्शन बी में कर्नाटक है, ऑप्शन सी में उड़ीसा है और ऑप्शन डी में तेलंगाना है। तो राइट आंसर इसका केरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया है। प्रश्न को जब भी पढ़ेंगे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, फरक्का बैराज जो है ना, ये दामोदर पर नहीं है, ये गंगा नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में है, ठीक है। अच्छा, कोनार बांध जो है ये कोनार नदी पर है, जो झारखंड में पड़ता है और ये कोनार नदी दामोदर की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए, तिलैया बांध है, ठीक है ना, बाकर नदी पर। और तेनूघाट बांध जो है ये दामोदर नदी पर बना हुआ है और तिलैया बराकर पर है, जो कि ये भी दामोदर की सहायक नदी है। तो कौन सा नहीं है? तो फरक्का बैराज राइट आंसर हो जाएगा, जो गंगा नदी पर है और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बैम्बू ड्रिप सिंचाई, बैम्बू यानी कि बांस, ठीक है ना, बैम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित किससे है? तो ध्यान रखिएगा, ये मेघालय से संबंधित है, ठीक है ना, मेघालय से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है? भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये आधारित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि भूटान की करेंसी क्या है? तो देखिए, भूटान की करेंसी जो है ना, ये नगुल्ट्रम है। क्या है? नगुल्ट्रम है। और देखिए, अभी पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ही कि आपको जापान और चाइना का मुद्रा का सिंबल पूछा गया था, ठीक है ना, सिंबल पूछा गया था वहाँ पर। तो नगुल्ट्रम का भी मैं आपको सिंबल बता देता हूँ, ये आपका NU है, ठीक है ना। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद छठा प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है क्या कि कीटनाशकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, व्हाट आर पेस्टिसाइड्स यूज्ड फॉर। तो फ्रेंड्स देखिए, पौधों की बीमारियों को रोकने और कीटों को मारने के लिए। बहुत ही सिंपल है, ये ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, मैच करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह यानी कि इसको अंग्रेजी में इनर प्लैनेट बोला जाता है। और एक आपका आउटर प्लैनेट होता है जिसको कि जोवियन प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है ना, बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो यहाँ पर देखिएगा मंगल दिया गया है। अच्छा, बाह्य ग्रह में यानी कि जोवियन प्लैनेट में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पर देखिएगा शनि दिया गया है। अच्छा, तारामंडल, तो ये आपका ओरियन हो जाएगा और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप इसको अब आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, पूछा गया है कि मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीनोम परियोजना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसका जो है पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव जीनोम में सभी जीवों को मानचित्रित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन वाले जिलों में शामिल नहीं है? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो देखिए, इसमें शामिल नहीं है, इसमें से किशनगंज इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि सिवान है,
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब हैं, ठीक है ना। यहाँ किशनगंज इसका आंसर होना चाहिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया कि जीवाश्म की आयु निर्धारित की जा सकती है। तो देखिए जीवाश्म की आयु जो है ना, ये जीवाश्म के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात पता लगा करके और जीवाश्म की पृथ्वी की सतहों में स्थिति के आधार पर किया जाता है। तो 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है जीवाश्म की आयु निर्धारित किया जाता है। और जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पैलियोंटोलॉजी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कांचीपुरम रेशम को भारत के किस राज्य के भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई के रूप में मान्यता दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो कांचीपुरम तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दिवस से जो है प्रश्न बन रहे हैं, तो एक बार आप लोग पढ़ करके जाइएगा। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है ना, ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च के दिन, ठीक है, 15 मार्च के दिन। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, और 2 पेपर जो मैंने कराए हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का, तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर, तो ये मुंबई में किया गया था, ठीक है ना, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास, इस अभ्यास का नाम है क्या है, सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास 2024 भारत और किस देश के साथ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर आयोजित हुआ है। तो देखिए ये जो है आपका युद्ध अभ्यास, ये भारत और यूएसए के बीच में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 2025 में शूटिंग में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है, ये करंट मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि शूटिंग में किसको दिया गया है, तो मनु भाकर को दिया गया। 4 खिलाड़ी को दिया गया था 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक आपका मनु भाकर हो गया, दूसरा नाम आपको याद रखना है प्रवीण कुमार को दिया गया है, पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। तीसरा नाम डी गुकेश का याद रखिएगा, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और चौथा नाम हरमनप्रीत सिंह का याद रखिएगा, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न बन सकता है। करंट का जो मैंने 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराए थे, वहाँ से 2-3 प्रश्न हैं इसमें, तो अगर आपने नहीं देखा है उसको तो जा करके देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है, हिंदी में आते हैं हम लोग। देखिए एक तरफ व्यक्तित्व दिया गया है और दूसरे तरफ वे किस संगठन और समिति से संबंधित है। तो देखिए क्रिस्टी कोवेंट्री, मैंने आपको कराया हुआ करंट अफेयर का कि ये क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मैंने आपको ये प्रश्न कराया हुआ था, तो जिन्होंने करंट अफेयर वाला वीडियो देखा होगा वो लोग आसानी से बना देंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अच्छा, वुच विलमोर, ये सुनीता विलियम्स के साथ स्पेस में गए थे, आपको याद होगा, तो ये आपका नासा हो जाएगा। और मदन बी लोकुर, ये यूएन आंतरिक न्यायिक परिषद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला का बी, दूसरा का ए और तीसरा का सी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पहला का बी, दूसरा का ए, देखिए कहाँ पर दिया गया, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का सी, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया कि इसरो द्वारा 100वें प्रक्षेपण में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका नाम है NVS-02, ठीक है ना, NVS-02 याद रखना आपको। और ये किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था आपका GSLV F-15 से इसको लॉन्च किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2025 प्राप्त नहीं हुआ है, पद्मश्री, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सुशील कुमार मोदी का हो जाएगा, मरणोपरांत इनको जो है पद्म भूषण दिया गया था। अच्छा, बिहार से संबंधित ये सारे व्यक्तित्व हैं, आपको याद होगा कि इस साल जो है पद्म पुरस्कार टोटल 139 लोगों को दिया गया है, जिसमें से बिहार के 7 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पर एक नाम हो जाएगा शारदा सिन्हा का, जिनको कि पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरा सुशील कुमार मोदी, इनको पद्म भूषण दिया गया है, तो 2 नाम हो गए। उसके बाद देखिए 5 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री दिया गया है। 3 नाम यहाँ पर है, भीम सिंह भावेश, निर्मला देवी, हेमंत कुमार, और नाम याद रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ, किशोर कुणाल का एक नाम याद रखिएगा, और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, ये 2 नाम अलग से याद रख लीजिएगा। तो टोटल 7 व्यक्तियों को बिहार से दिया गया है इस बार। चलिए आज भी खड़े हैं तालाब, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये पहले भी बिहार पुलिस में अभी पूछा गया है, तो ये अनुपम मिश्र की रचना है,
ठीक है, आज भी खड़े हैं तालाब रचना के लेखक कौन है? तो अनुपम मिश्र। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भविष्यकाल नहीं है? तो भविष्यकाल देखिए कहाँ पर यहाँ लौटेगी, आएगी, पढ़ेगी, ये भविष्यकाल का है। मीना खाना खा रही, ये भविष्यकाल का नहीं है, तो वहीं पूछा गया भविष्यकाल का नहीं है इसमें से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? इसमें से वर्तमान काल का है तो देखिए था है, था, थी है, ये नहीं होगा। पढ़ेगा, ये भविष्य काल का हो गया। राहुल खेल रहा है, ये वर्तमान काल का सेंटेंस है। क्लियर? तो ये सब ऑप्शन से ही आप छांट लेंगे। रमेश का एक बेटा है, इसमें अशुद्धि कौन सा है? तो देखिए इसमें अशुद्धि है परसर्ग संबंधी, इसमें परसर्ग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्त्री शब्द का बहुवचन रूप, तो स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? प्रत्ययुक्त कौन सा शब्द है इसमें से? तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? गर्वित हो जाएगा, गर्भ प्लस इत। ठीक है ना, तो ये इत प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो यहाँ पर पूछा गया प्रत्ययुक्त, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए 25 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का चयन कीजिए। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया में जो होता है, जो क्रिया हो रही है, उसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि चलवाना जो होगा इसमें से आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अच्छा देखिए, महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री हैं? अच्छा देखिए, कवित्री इस तरह से लिखा जाता है, तो कभी पूछ देगा कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवित्री होता है, ये शुद्ध लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए महादेवी वर्मा की अगर बात करते हैं तो ये छायावाद की कवित्री हैं, तो छायावाद हो जाएगा। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, और देखिए इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी काव्य संग्रह याद रखिएगा, यामा इनकी काव्य संग्रह है, यामा, निर्जा भी याद रखिएगा, इन्हीं का काव्य संग्रह है। उसके बाद दीप शिखा भी याद रखिएगा, दीप शिखा भी इन्हीं की काव्य संग्रह है। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से अगर हम पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं तो प्रस्ताव जो है इसमें से पुल्लिंग है। ठीक है, प्रस्ताव इसमें पुल्लिंग है। बहुत ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अब आप पढ़ाई पर फोकस करिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग होता है। अंग्रेजी में पढ़िए, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ पेज ब्रेक इन ए डॉक्यूमेंट? तो ये आपका न्यू पेज स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, टू स्टार्ट ए न्यू पेज, एक नया पृष्ठ शुरू करने के लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, असर्शन और रीजन दिया गया है। अब देखिए पढ़िएगा कि C2C प्लेटफॉर्म व्यक्तियों के बीच सीधे व्यापार को सक्षम बनाता है, ये बिल्कुल सही है। और ये प्लेटफॉर्म केंद्रित सरकारी पोर्टल्स द्वारा संचालित होते हैं, ये आपका गलत दिया गया है। तो केवल अभिकथन ए इसमें सही है, ए सही है लेकिन आर इसमें गलत है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हाँ, कि 2025 में गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन भाटी, अच्छा अर्जुन भाटी किसके खिलाड़ी हैं? गोल्फ के। ठीक है, इनको किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इनको नेशनल यूथ अवार्ड के लिए चुना गया है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैच करना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो IT एक्ट, ठीक है ना, IT एक्ट क्या हो जाएगा बताइए? तो ये आपका 2000 में। ठीक है, अच्छा अगर कंपनी एक्ट की बात करते हैं तो 2013 में। और यहाँ पर देखिए IPC दिया गया है, तो IPC जो है ये अधिनियमित किया गया था 1860 में, बट लागू हुआ था ये 1862 में। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 1860 यहाँ पर दिया गया है, और RBI एक्ट 1934। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि I4C, I और 4C यानी कि I और 4 गो C, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब यहीं पर आप देख लीजिएगा कई गो 4 है यहाँ पर, एगो साइबर, एगो C 2 गो, कोऑर्डिनेशन 3 गो, और सेंटर 4 गो, 4 गो C है। तो आप ऑप्शन से ही इसको एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पर देखिए रचना और रचनाकार का मिलान करना है। तो नेताजी का चश्मा ये किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, नेताजी का चश्मा जो है ना, ये रचना किसका है बताइए? तो ये आपका स्वयं प्रकाश का है। ठीक है ना। बाल गोविंद भगत, ये रचना किसकी है? बाल गोविंद भगत, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, और लखनवी अंदाज ये आपका यशपाल का है। तो ये आपका हो जाएगा 2-3-1, 2-3-1। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है? तो निश्चित रूप से ये आपको पता होगा, क्या होगा? सर्किट को अत्यधिक धारा से बचाने के लिए। ठीक है ना, विद्युत सर्किट में फ्यूज का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर मिलान करना है। मेला दिया गया है और स्थान दिया गया है। तो शामलाजी मेला ये गुजरात में, पुष्कर मेला राजस्थान में, कपिल मुनि मेला जो है ये हरियाणा में, और सूरजकुंड हरियाणा राजस्थान में होगा कपिल मुनि, और सूरजकुंड हरियाणा में। ठीक है, तो आप शिल्प मेला आपको याद होगा सूरजकुंड में लगता है। सूरजकुंड मेला इसको कहा जाता है, ये आपका फरीदाबाद में शायद लगता है ना, तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। अजंता एलोरा की गुफा आपने पढ़ा होगा, ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, मध्य प्रदेश की कुछ गुफा मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आगे आपसे बन जाए प्रश्न में। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, भीमबेटका, तो ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, बाघ गुफाएं, तो बाघ गुफाएं भी मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका और बाघ गुफा याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। अजंता पूछा गया महाराष्ट्र होगा। उसके बाद देखिए समानांतर सरकार की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो देखिए समानांतर सरकार की स्थापना आपको याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। बलिया उत्तर प्रदेश में, तामलुक बंगाल में, तामलुक बंगाल में किया गया था, बलिया उत्तर प्रदेश मैंने बता दिया। उसके बाद सतारा महाराष्ट्र में किया गया था, और तालचेर उड़ीसा में किया गया था। तो ये जगह भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस ग्रंथ में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मगधमपुरम। किस ग्रंथ में वैशाली को जो है मगधमपुरम कहा गया है। तो ये कहा गया है किसमें, तो याद रखना आपको, ये कहा गया है किसमें फ्रेंड्स, तो सूत निपात में, सूत निपात में कहा गया है, सूत निपात में, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अलवार और नैनार संत। अच्छा, अलवार जो है ये विष्णु के उपासक थे, और नैनार शिव के उपासक। ये किस भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन करते थे। तो फ्रेंड्स ये तमिल में करते थे। ठीक है ना, दक्षिण भारत में आपने पढ़ा होगा एक अलग संप्रदाय था अलवार और नैनार, तो ये तमिल भाषा में। उसके बाद देखिएगा कि हिमालय के किस भाग में हमें करेवा जमाव प्राप्त होता है। अच्छा, करेवा जो होता है ना, इसमें केसर की खेती की जाती है, और आपको पता होगा कि केसर जम्मू कश्मीर में उत्पादित होता है। तो यहाँ पर देखिए कश्मीर हिमालय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कोयले की उच्च किस्म है। तो कोयला का उच्च किस्म कौन सा है इसमें से, तो आपको पता है एंथ्रासाइट है। ठीक है ना, और देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप कॉमन सेंस से इसमें सही कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जारी किया गया था। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने कराया हुआ था, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण 1986 में लागू हुआ था, और वन्यजीव संरक्षण ये आपका हुआ था 1900, बता दीजिए फटाफट, तो फ्रेंड्स 1972। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें से देखिएगा सौर ऊर्जा जो है ना, ये नवीकरणीय है, इसको भी मैंने कराया था। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वाला जो होता है, ठीक है ना, तो ये सब मैंने कराया था आपको। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र। तो ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया था कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन है। प्रश्न इस तरह से मैंने कराया था। तो दिग्बोई है, असम वाला, तो यहाँ पर देखिए दिग्बोई हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत विश्व के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक जमीनी क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो ये 2.4%। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जूल निम्न में से किसका ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो इसमें से देखिएगा जूल कार्य का है, ऊर्जा का भी है। ठीक है ना, यहाँ स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों दिया गया है। बल का नहीं है, बल का न्यूटन होता है, आपको भी पता है। चलिए उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह आपका कथन करके दिया गया है। कह रहा है कि मैदान में खड़ा एक क्षेत्ररक्षक चलती गेंद को पकड़ते समय धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। बिल्कुल सही है, और ये न्यूटन के गति की दूसरा नियम जो है ना, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार गेंद के वेग शून्य तक घटने की समयावधि को बढ़ा करके क्षेत्ररक्षक अपने हाथ पर लगने वाले प्रभाव बल को कम कर देता है। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है ये कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही कारण है, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि कटाई करने वाले यंत्र को धारदार क्यों बनाते हैं। तो इसका कारण है दाब बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज प्रेशर। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, ये भी कथन कारण करके पूछा गया है। कह रहा है कि सूत्र P = V, एक मिनट, ये कारण है, कथन पढ़िए। कह रहा है कि किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए परिपथ में क्षेत्रीय शक्ति लागू वोल्टेज के साथ द्विघात रूप में बढ़ती है। तो बिल्कुल बढ़ती है, आपने पढ़ा होगा P = V²/R। ठीक है, अब कह रहा है कारण कि P = VI, बिल्कुल सही है। P क्या है, पावर है। P = VI के अनुसार विद्युत शक्ति वोल्टेज और धारा दोनों के सीधे अनुपातिक होता है। तो बिल्कुल ये धारा के भी है और वोल्टेज के भी है।
तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, P इक्वल टू वी आई। और देखिए इसी P इक्वल टू वी आई से ये फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। कैसे? तो यहाँ पर आप I इक्वल टू ओम का लॉ लगाए, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू वी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो P इक्वल टू देखिए V और I की जगह हम लिखेंगे V बटा आर, तो ये कितना बन जा रहा है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर A और R दोनों सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, यानी कि सुस्पष्ट केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है किसमें, तो ये होता है आपका हरित शैवाल में, यानी कि साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंग्रेजी में पढ़िएगा, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, तो इसको स्थानांतरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संस्करण जो संकरण होता है उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्ति संतति के सभी पौधे लंबे होते हैं, क्योंकि तो देखिए लंबा जो होता है ना ये छोटा पर प्रभावी होता है, इसीलिए लंबा एक प्रभावी लक्षण है, लंबाई। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि मेडुला जो होता है, मेडुला ये अनैच्छिक क्रिया का, अनैच्छिक क्रिया जैसे कि छींकना ये अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है ना, अनैच्छिक क्रिया। तो ये आपका मेडुला यहाँ पर दिया गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न 54 नंबर, देखिए 54 नंबर है कि कौन सी रक्त वाहिका ब्लड वेसल हृदय से रक्त शरीर में ले जाता है। तो हृदय से शरीर में यानी कि शुद्ध रक्त ले जाएगा, कौन ले जाता है ये, तो ये धमनियाँ ले जाएंगी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि 14 व 15 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या इसी आयु वर्ग के कुल बच्चों के अनुपात में होती है। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका शुद्ध उपस्थिति अनुपात होगा, ठीक है ना, ये शुद्ध उपस्थिति अनुपात होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि 2006-07 में भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में थी। अब देखिए 2006-07 पूछा गया है, तो चंडीगढ़ में, केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है चंडीगढ़ में। अच्छा अभी सिक्किम में 2000 अगर हम 24-25 की बात करते हैं तो सिक्किम में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। देखिए खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, अब इस तरह के प्रश्न आप खुद बना लेंगे। देखिए खाद्य उपलब्धता सभी लोगों को हर समय हो, बिल्कुल यही आंसर होगा इसका, कुछ लोगों के लिए नहीं सभी लोगों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों दिया गया है, ये गलत है, सभी लोगों को केवल 1 वर्ष के लिए नहीं, वर्ष के पूरे समय में, यानी कि हमेशा के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि भूजल उदाहरण है ग्राउंड वाटर, तो ये नवीकरणीय संसाधन है ये, ठीक है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किसी वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित, खाली स्थान दिया गया कि कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है, तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को। तो यहाँ पर देखिए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी पर आंकड़े एकत्रित करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है NSSO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक टेलीविजन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है तो लेन देन में लाभ है कितना, तो 40% का, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये 62 नंबर, एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भुजा की लंबाई तो 3 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखिए इस श्रृंखला को यहाँ पर पूछा गया है कि 15वें पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, 5, 7, 29, 41 के पहले 15 पदों का योग। तो फ्रेंड्स ये आपका 1335 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हाँ, व्हाट डज द स्पीकर मीन्स इन द सेंटेंस बिलो, आई वुड लाइक टू नो ऑल द डिटेल्स। तो बहुत ही आसान है, हाइड इन्फॉर्मेशन नहीं, ये पूरा डिटेल जानना चाहता है, तो टू नो ऑल द डिटेल्स हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा कि वी हर्ट, खाली स्थान दिया गया इन द फाइट, तो वी हर्ट आवर सेल्फ्स हो जाएगा यहाँ पर, आवर सेल्फ्स इन द फाइट। उसके बाद देखिएगा कि सबलाइम का यहाँ पर पूछा गया एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द, तो सबलाइम का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सबलाइम का आपका ऑर्डिनरी, ठीक है ना, सबलाइम का ऑर्डिनरी हो जाएगा। देखिए अगर उसका सबलाइम का अगर पूछता सिनोनिम शब्द समान अर्थ वाला तो एलिवेट होता, एलिवेट सबसे एप्रोप्रिएट है, और इसका उल्टा पूछा है तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन इवनिंग ए बेगर केम टू माई डोर,
तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आर्टिकल ए का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिएगा कि सिमुलेट का यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो सिमुलेट का सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इमिटेट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि किस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी शासन की बेड़ियां जड़ने वाला माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा युद्ध है, तो ये आपका बक्सर का युद्ध है। कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, आपको याद होगा। बेड़ियां जड़ने वाला युद्ध माना जाता है। और बेड़ी की शुरुआत हो गई थी पलासी के युद्ध से ही, जो कि 1757 में हुआ था। चलिए तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिएगा कि बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो ये बराबर की गुफा जहानाबाद में है, और देखिए ये बनाया गया था अशोक के द्वारा, और अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा भी। तो दशरथ का नाम तो यहाँ पर नहीं दिया गया, अशोक का दिया गया, तो अशोक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 71 नंबर देखिए। अब देखिए पूछा गया कि दीनबंधु मित्र, नाम याद रखिएगा। दीनबंधु मित्र का नाम आते ही आपको याद हो गया होगा नील दर्पण। आंसर तो नील दर्पण ही होगा। प्रश्न पढ़िए, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक बंगाल में बगान मजदूरों के शोषण को उजागर करता है। नील बगान के जो मजदूर थे, तो ये आपका नील दर्पण हो जाएगा। दीनबंधु मित्र की रचना है। उसके बाद देखिए 18वीं सदी के आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाने में किस आविष्कार का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें से आविष्कार है भाप इंजन का। ठीक है ना, भाप इंजन जेम्स वाट ने जिसकी खोज किया था भाप इंजन का। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो ये करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरती सरीन, ध्यान रखना है आपको। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि एबल पुरस्कार 2025 विजेता मसाकी कासुबेरा जो हैं, ये विज्ञान किस विज्ञान से संबंधित है। तो मैंने आपको बार बार पढ़ाया था कि एबल पुरस्कार को जो है गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो यानी ये निश्चित रूप से गणित से संबंधित होंगे। तो यहाँ मैथमेटिक्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये जापान के हैं मसाकी कासुबेरा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिएगा इसमें से सही नहीं है कौन सा, तो फ्रेंड्स इसे 2007 में लॉन्च नहीं किया गया था, इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो ये गलत दिया गया है। बाकी देखिएगा, बाकी सही दिया गया, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाई किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराना, इसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, बिल्कुल सही दिया गया है। ये भी आपका सही दिया गया। गलत है ऑप्शन नंबर सी, 2007 में इसको नहीं 2008 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया के अपनी तरह का पहला जो है ये आपका स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। तो यहाँ पर देखिए 9 जुलाई 1875 को ये स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व। तो ये वाल्मीकि है, आपको भी पता है, पश्चिम चंपारण में है। भीम बांध मुंगेर में पड़ता है। पंत जो है ये कहाँ पर पड़ता है, नालंदा में। ठीक है, और गौतम बुद्ध गया में पड़ता है। तो सब ध्यान रखना आपको। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 78 नंबर है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को गणितीय विज्ञान में उनके अग्रणी कार्य के लिए 2024 का इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्फोसिस पुरस्कार से नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए 2024 वाला करंट अफेयर काफ़ी पूछा जा रहा है, खास करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने वाला आप जरूर पढ़िएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र पहली बार किस वर्ष में शुरू किया था। तो पहली बार जो है इसने 1993 में स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति और रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, और जब रूस बना था उस समय तो उसके जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बने थे बोरिस एल्त्सिन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि किस भारतीय लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। तो बहुत ही आसान है, अरुंधति रॉय ने जीता था 1997 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि असम घाटी में आने वाले मानसून से पूर्व तूफान को क्या कहते हैं। तो असम घाटी में कहा जाता है बारदोई चीला। ठीक है ना, बारदोई चीला कहा जाता है। काल बैसाखी बंगाल में कहा जाता है। चलिए संविधान सभा की बहसों के कितने खंड हैं, ठीक है बताइए। तो ये टोटल 12 खंड हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो संघ सूची में आपका विदेश मामला है, बैंकिंग है, संचार है, कृषि और सिंचाई, ये राज्य सूची का विषय है। तो ये संघ सूची में नहीं है, ये राज्य सूची में है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। देखिए 85 नंबर है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है। तो मैंने बताया था आपको अंतर्राज्यीय परिषद यह अनुच्छेद 263 के अनुसार इसका गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपको मिलान करना है, संविधान की अनुसूची है और प्रावधान है। तो चौथी अनुसूची आपको याद होगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 8वीं भाषा है 22 भाषाओं का, 10वीं में दल बदल के आधार पर अयोग्यता और 12वीं में शहरी नियोजन है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है हाँ कि राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन बताना है। तो देखिए भारत में जाति आधारित भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि अभी भी जाति आधारित भेदभाव है, और खास करके बिहार में तो आप देखते हैं पॉलिटिकल जो जाति आधारित पॉलिटिकल है, ये आपका पॉलिटिक्स ये बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो ये अनुच्छेद 167 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 167 में। अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर। अब देखिए 89 नंबर में मिलान करना है आपको। एक तरफ शक्ति का विभाजन का रूप दिया गया है, दूसरी तरफ शासन प्रणाली दिया गया है। अब देखिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा ये दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा शक्ति का पृथक्करण, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा, तो ये आपका हो जाएगा संघीय सरकार। देखिए विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा, तो ये सामुदायिक सरकार, और 2 या अधिक राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का बंटवारा, तो ये गठबंधन होता है। ठीक है, चलिए तो अब इसको मिला लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि तिलका मांझी को किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो तिलका मांझी को संथाल परगना में। ठीक है ना। अच्छा, तिलका मांझी को फांसी दिया गया था कब? तो 1785 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है 91 नंबर। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 92 का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका भी यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो फ्रेंड्स 1 मिनट रुक जाइए, 85 हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए 93 नंबर देखिए। अब देखिए 93 भी गणित का क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 20% हो जाएगा। उसके बाद देखिए 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए 95 नंबर, कि निम्न में से कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस आपको याद होगा अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नियॉन हो जाएगा इसमें से। ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब। उसके बाद देखिए कितने तत्व कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो 2 तत्व हैं, एक आपका हो जाएगा, एक ब्रोमीन है और एक आपका पारा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि जब मैग्नीशियम को पानी में घोला जाता है तो परिणामी घोल क्या होगा। तो पानी में घोला जाता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये आपको पता है कि ये क्षारीय है प्रकृति में। उसके बाद चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसको आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ये समीकरण लिखा गया है यहाँ पर, और इसको संतुलित करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3Fe + 4H2O। देखिए 3Fe + 4H2O ऑप्शन बी होगा, और इधर राइट साइड में हो जाएगा Fe3O4 और 4H2O। सब काउंट कर लीजिएगा ना तो बन जाएगा इसमें से। ठीक है ना, चलिए बराबर होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि ग्रेफाइट छूने में नरम और चिकना होता है। बिल्कुल सही है, कार्बन का प्रूफ होता है, और इसकी संरचना परतदार शीट जैसी होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। उसके बाद देखिएगा कि गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। ये आखिरी क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।